चलो जय हिंद। आज हम सीखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलजेब्रा, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, बीजगणित, घातांक एवं करणी। बच्चों को ये ऐसा जब सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे आता है। अब जब सवाल करने बैठते हैं तो बीच में भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। और कई बार बच्चे सवाल करते हुए कैलकुलेशन, उन्हें सवाल आता है मगर जब कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और एक छोटी गलती करने से ही वो सारा सवाल गलत हो जाता है। तो कुछ हम अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल बेसिक, उन पे थोड़ा नज़र डालेंगे और सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। और मैं बताऊंगा कैसे वो सारी चीज़ें बाद में याद रखनी है, मतलब बिना याद किए हुए याद रह जाएंगी। कई बार होता है बच्चे याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, तो अब मैं बताऊंगा कैसे उन चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर को हिंदी में बोलते हैं चर संख्या। अब ये वेरिएबल नंबर क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन होता है। तो वेरिएबल क्या होती हैं या चर संख्या क्या होती हैं। वेरिएबल बना है वेरी, वेरी ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बदलना। तो वेरिएबल माने बदलने वाला, बदलने वाला नंबर, उसको बोलते हैं चर संख्या। जो संख्या बदल जाए, हर एक सवाल में जिसका मान बदल जाए उन संख्याओं को बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल नंबर या चर संख्याएं। और एक और देसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चर मतलब चरने वाला, और कोई भी व्यक्ति या पशु जो चरने वाला होता है उसमें वृद्धि होती है, यानी वो उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। तो चर चर संख्या बोलते हैं जो जिस 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 संख्या का मान एक सवाल से दूसरे सवाल में जाने पर बदलता हो, उन्हें वेरिएबल नंबर बोलते हैं। इनको डिनोट करते हैं मोस्टली एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, इस तरह से इन्हें डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल नंबर आपको याद रहेंगे। वेरिएबल मतलब बदलने वाली, वेरी एक ये वर्ब है, वेरी वेरी मतलब बदलना, तो वेरिएबल माने बदलने वाला, बदलने वाला मतलब चर संख्या। अभी आते हैं अचर संख्या किसे बोलते हैं। सवालों में जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उन्हें सवालों में दी होगा अचर संख्या, अचर संख्या, तो बड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो अभी अचर संख्या, अचर क्या है, कांस्टेंट नंबर। इसे अंग्रेजी से याद करेंगे, कांस्टेंट मतलब जो ना बदलने वाला हो। तो जैसे एक है, किसी सवाल में एक का मान एक ही रहेगा, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, पाँच है तो पाँच ही रहेगा। जो जिन संख्याओं का मान नहीं बदलता बदलता उन्हें बोलते हैं अचर संख्या, और जिन संख्याओं का मान बदलता है उन्हें बोलते हैं चर संख्या। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चिन्हों का गुणा। बच्चे क्या करते हैं कि वो चिन्हों के गुणा में गलती करते हैं। सबसे पहले एलजेब्रा की हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन में पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x और गुणा 3y। अब यहाँ मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, तो अब इसका मान क्या होगा। तो एलजेब्रा की कैलकुलेशन करते हुए या कोई भी कैलकुलेशन करते हुए जब दो संख्या गुणा में है, ये संख्या गुणा में है, ये संख्या गुणा में है, अब ये संख्या कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये कैसे पता चलता है। इस संख्या के आगे किसका चिन्ह है, ऋण का, तो ये संख्या हो गई ऋणात्मक। अब इस संख्या के आगे वैसे तो गुणा का चिन्ह है, मगर ये गुणा का चिन्ह किस लिए है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करना है। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिख लूं तो अब बताओ ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो संख्या धनात्मक मानी जाती है। तो अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो चिन्हों का गुणा करने के लिए चिन्हों के गुणा कैसे होते हैं, देखो धन का गुणा धन में करते हैं तो धन ही आता है, और धन का गुणा ऋण में करते हैं तो ऋण ही आता है, और ऋण का गुणा धन में करते हैं तब भी ऋण आता है, और ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तब भी धन आता है। इन्हें याद करने का नियम क्या है, जैसे समान चिन्ह वाली संख्या है उनका गुणा करेंगे तो धन ही आएगा। जैसे धन का गुणा धन में कर रहे हैं तो धन आ रहा है, और ऋण का गुणा ऋण में कर रहे हैं तब भी धन आ रहा है। मतलब समान चिन्हों का गुणा करेंगे आपस में तो वह चिन्हों का गुणा धन आएगा, और असमान चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे तो वह ऋण आएगा। जैसे धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण आया, ऋण का गुणा धन में किया तब भी ऋण आया। अब हम बीज गणित में, एलजेब्रा में जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ इस संख्या, ये संख्या पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये संख्या नेगेटिव है, ये माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, क्योंकि चिन्ह विपरीत हो और उनका गुणा हो रहा हो तो हमेशा माइनस आता है। अब फिर जो अचर राशि हैं उनका गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कितनी हो गई, 6। अब चर राशियों का गुणा करते हैं। चर राशियों का आपस में गुणा नहीं होता, तो x का गुणा y में करेंगे तो इसे एक्स वाई लिख देंगे। इस प्रकार से हम अलजेब्रा की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब ये तो हो गया चिन्हों का गुणा। अब आता है चिन्हों का भाग।
सेम ऐसे ही है, चिन्हों का जो समान चिन्ह है उनका आपस में भाग हो रहा है तो वो प्लस का ही आएगा। समान चिन्ह है और असमान चिन्ह है तो उनका माइनस आएगा। जैसे मान लो -4x बट्टे 2y है। अब इस संख्या का मान कितना होगा, तो सबसे पहले ये संख्या का मान प्लस का आएगा माइनस का आएगा ये देखना पड़ेगा। तो ये संख्या किसकी है, माइनस की। ये संख्या किसकी है, अब पता नहीं। पता नहीं तो जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, प्लस। अब सबसे पहले चिन्हों का भाग करेंगे तो धन का भाग ऋण में देंगे तो क्या आएगा, ऋण, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमेशा ऋण आता है, और समान चिन्हों का गुणा समान चिन्हों का भाग देते हैं तो हमेशा प्लस आता है। अब देखो, अब जो अचर राशि है उनका भाग देंगे। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 आ गया। और x का y में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को x बट्टे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया। और सबसे बड़ी गलती ये तो हमेशा कैलकुलेशन में, और ये जो 3 चीजें हैं ना, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का भाग और साइड चेंज करने पर चिन्हों का मान, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बच्चे इनकी गलती करने की वजह से पूरा एक सवाल गलत हो जाता है। जैसे अगर कहीं प्लस का चिन्ह है और माइनस का लगा दिया, माइनस का प्लस का, तो पूरा सवाल गलत हो गया। तो अब तीसरा आता है साइड चेंज करने पर क्या आता है। जैसे ये लिखा है -4xy प्लस x² बराबर 5x प्लस 6y। अगर हमें ये संख्याएं, इन संख्याओं का साइड परिवर्तन करना है, यानी इस संख्या को इधर ले जाना है या इस संख्या को इधर ले जाना है, तो क्या होता है, चिन्ह कैसे बदलते हैं। अगर धन का चिन्ह है, अगर साइड परिवर्तन, साइड चेंज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाने पर ऋण का हो जाएगा। अगर ऋण का है तो दूसरी तरफ जाने पर धन का हो जाएगा। अब जो इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाने पर भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। अभी मान लो हमें इधर x² ही रखना है और इस संख्या को साइड चेंज करना है इसका, तो ये संख्या किसकी है, ऋण की, तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, धन की। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे +4xy, ऐसे पूरा चिन्ह को लेके चेंज करते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है मगर इसमें हमेशा बच्चे गलती करते हैं और उसकी वजह से पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो ये 3 चीज़ों को आप एक बार देख लो और इन्हें लिख लो, पॉज करके वीडियो लिख सकते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बहुत छोटी चीज़ें हैं मगर इन्हें ना कोई तो पढ़ाता है ना सिखाता है, और इनकी वजह से ही गलतियाँ होती है। बच्चे पे सारा सवाल आएगा और चिन्ह की वजह से पूरा गलत कर देगा। अभी जैसे देखो, मान लो 5x² बराबर है 10x। अभी हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें, तो x² बराबर ये संख्या 5 इधर किस में है, x के किस में है, गुणा में। जैसे 5x² लिखा है, इसका मतलब ये है इन दोनों संख्याओं के बीच क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं। जब ऐसी संख्या गुणा में हो तो कोई चिन्ह नहीं होता, तो उस संख्या को गुणा में मान लेते हैं। जैसे ये संख्या ऐसे लिखी है 5x², अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तब गुणा मानते हैं। अगर ये पूरी संख्या को देखें तो पूरी संख्या किसकी है, प्लस की, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें करने में गलतियां होती हैं। तो अब 5 यहाँ इस संख्या के किस में है, गुणा में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, जैसा अभी ये बताया। इधर कोई संख्या गुणा में है तो उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। बहुत छोटी चीजें हैं। अब ये इससे मैंने ये काट दी। कभी बच्चे क्या करते हैं, x ये लिखा है प्लस 3x लिखा है, यहाँ 4y बट्टे 3 लिखा है, तो वो इससे से काट देगा। ऐसे नहीं होता है। जब सारी संख्या गुणा में है तभी हम कट कर सकते हैं। ऐसे ये प्लस में है या माइनस में तो कट नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं। अभी मैंने ये इससे क्यों काट दिया, क्योंकि ये संख्या आपस दोनों में गुणा में है, तो इससे कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो x² बराबर 2x हो गया। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं मगर इनमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला आता होगा सभी को, अगर नहीं आता तो एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से ही हमेशा गलती होती है। इसका क्या है, 0 अथवा 1 पर कुछ भी घात हो तो उसका मान आधार वाली ही संख्या रहती है। जैसे मान लो 0 पे घात 10 है, इसका मान क्या होगा, 0 या 1 पर घात कुछ भी हो उसका मान या तो 0 ही रहेगा या 1 रहेगा, तो इसका मान 0 होगा। मान लो 1 पे घात 100 है, इसका मान कितना होगा। अभी ये याद रखने वाली चीज़ है, 0 पे घात कुछ भी हो, 1 पे घात कुछ भी हो, उसका मान 0 पे घात कुछ है तो 0 रहेगा, 1 पे घात कुछ है तो 1 ही रहेगा। यानी जो आधार वाली संख्या है वही रहती है। अगर 0 पे घात -4 है तो तब भी इसका कितना मान रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 पे घात -4 है तब भी इसका मान कितना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। मगर
1 के लिए अगर माइनस की घात है तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 का मान माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। अगर घात सम संख्या है तो ये मान प्लस में रहेगा, अगर घात विषम संख्या है जैसे मान लो -1 पे घात -7 है तो इसका मान -1 आएगा, मगर रहेगा कितना, 1 ही, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखते हैं चर संख्या का गुणा एवं भाग। चर संख्या का गुणा और भाग वही होता है, जैसे मान लो ये लिखा है 5, ये कैसी संख्या है, ये अचर संख्या है, और इसका गुणा चर संख्या में करना है। ये चर संख्या है और ये अचर है। ये अचर कैसे है, क्योंकि इसका मान चेंज नहीं हो सकता, इसका मान चेंज हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5x। अगर कहीं 5x लिखा है तो इसका मतलब ये है 5 गुणा x है। अभी ये लिखा है मान लो 4x गुणा -5y गुणा 6z, तो अब इसका मान क्या आएगा। अब इन संख्याओं का गुणा करने के लिए सबसे पहले इनके चिन्हों का गुणा करेंगे। ये कैसी संख्या है, धनात्मक, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो धन का मानेंगे। ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक। ये कैसी संख्या है, धनात्मक। तो अब देखो धन का गुणा ऋण में और ऋण का गुणा धन में, तो क्या आएगा, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण आएगा, फिर ऋण का गुणा धन में करेंगे तब भी क्या आएगा, ऋण आएगा। यानी विषम चिन्हों का चिन्ह गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब करते हैं अचर राशि का गुणा। 4 पंजे 20, 20 सिक्के 120। और ये राशि अगर अलग अलग हैं तो सेम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर ये राशि सेम होती तो फिर वो अलग तरीके से करते, जैसे मान लो 2x माइनस के गुणा 4x। अब इसका मान कितना आएगा, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा। यहाँ ऋण का चिन्ह है और इसके सामने किसका है, धन का, तो ऋण का गुणा धन में करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। अब अचर राशि का गुणा 4 दूनी 8। अब x का गुणा x में करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा x का गुणा। ये दोनों संख्या समान है। अब इन पे घात कितनी है, जब किसी संख्या पर कोई घात नहीं होती तो 1 मान लेते हैं, और जब आधार समान हो और वो संख्या गुणा में हो, देखो ये भी आधार, मतलब ये आधार है इसका और ये इसकी घात है, ये आधार है और ये इसकी घात है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आधार समान हो, ये आधार है, तो ये x है ये भी x है, और ये दोनों संख्या किस में है, गुणा में। किस में होनी चाहिए, गुणा में, तब घात जुड़ जाती है। तो x पे घात कितनी हो जाएगी, 2, तो x का गुणा x में करेंगे तो x पे घात 2। इस तरह से करते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण नोट देखते हैं, ये आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं और समझ भी लेते हैं। देखो क्या है, यदि किसी संख्या पर कोई घात ना हो तो उस पर एक घात मानते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है x, तो अब इस पर कितनी घात है, कोई पूछे तो इस पर कोई घात नहीं है तो हम कितनी मानेंगे, x पे घात 1। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज़ है। जैसे यहाँ लिखा है x बाई, तो इस पर घात कितनी है, 1। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इन्हें सीखना समझना बहुत ही ईजी है, बट एक बार समझ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो अब इन दो, इस पे x पे घात कितनी है, यहाँ इस पे कोई घात नहीं दिख रही तो क्या मानना है, 1। y पे घात कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या मानना है, 1। तो ये क्या है, यदि किसी संख्या पर कोई घात ना हो तो हम हमेशा क्या मानते हैं, 1। अब दूसरा इंपोर्टेंट नोट, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। शून्य को छोड़कर, जैसे मान लो 0 पे घात 0 है, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों, हमने बताया था कि 0 पे कुछ भी घात हो उसका मान 0 ही रहता है। अब 0 को छोड़कर किसी भी संख्या पे घात 0 हो, 0 को छोड़कर किसी भी संख्या पे घात 0 हो, जैसे मान लो x पे घात 0 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1। a पे घात 0, इसका मान कितना होगा, 1। 2 पे घात 0, इसका मान कितना होगा, 1। 100 पे घात 0, इसका मान कितना होगा, 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप नोट कर लेना और समझने की भी चीज़ है। तो किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 को छोड़कर। अब अगला इंपॉर्टेंट नोट, यदि किसी संख्या पर घात 1 है तो उसका मान वो खुद संख्या होगी। जैसे मान लो 100 पे कोई घात नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, तो इसका मान कितना होगा, 100 ही होगा। 2 पे घात 1 है, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। x पे घात 1 है, इसका मान कितना होगा, x होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर इन पर कोई ध्यान नहीं देता, और ध्यान देते हैं वो अच्छे से कर पाते हैं कैलकुलेशन। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही न आने से कैलकुलेशन गलत होती है। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट, ये आप एक बार वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जिससे आप कभी एक बार देखो तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यदि आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आधार समान हो, जैसे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4। अब ये क्या कह रहा है, यदि आधार समान हो, इस संख्या को आधार मानते हैं और ये घात रहती है, इस संख्या को आधार मानते हैं और ये घात रहती है। अब ये कह रहा है कि आधार समान हो और संख्या गुणा में हो
तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे घात 6, 4 और 2 6। अगर ऐसे लिखा है ए पे घात 4 गुणा ए पे घात 6 गुणा ए पे घात 2। अब ये संख्या, अब इसका कैलकुलेशन करो तो अभी क्या है, रूल क्या है कि आधार समान हो। देखो ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, ये तीनों कैसी हैं, समान। और ये सारी संख्या किस में होनी चाहिए, दूसरा नियम क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि आधार समान हो और संख्या गुणा में होनी चाहिए। तब क्या करते हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका मान होगा ए पे घात 4 और 6 10 और 2 8। ऐसे अगर ये लिखा है एक्स पे घात 2 गुणा वाई पे घात 2, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है एक्स पे घात और पाई पे घात 4 हो जाएगा, नहीं। इस पे ये क्या कैसी कंडीशन है, ये दोनों संख्या गुणा में तो हैं, ठीक है, मगर आधार इनके समान नहीं है। तो ये ऐसे के ऐसे ही लिख जाएंगी, इनके गुणा का चिन्ह बीच में से हट जाएगा। कब, जब संख्या कब जोड़नी है, जब आधार समान हो। अब देखो नेक्स्ट आता है, यदि दो संख्या भाग में हो और उनके आधार समान हो तो घात घट जाती हैं। दो संख्या भाग में हो, जैसे ए पे घात 4 और यहाँ ए पे घात 6, अगर ये दोनों आधार कैसे हैं, समान, और ये दोनों संख्या कैसे में हैं, भाग में, बट्टे वाली संख्या को भाग में मानते हैं, ऐसे लिख देते हैं ए। तो पहली वाली संख्या की घात में से दूसरी वाली घटाएंगे, तो 4 में से 6 गए तो कितने बचे, -2 बचेंगे। तो एक एक्स पे घात कितनी रह जाएगी, -2। ये मैंने किस लिखा था इसका लिए, देखो जैसे अगर आधार समान है तो एक आधार मान लेते हैं और ये ऊपर वाली घात को ज्यों की त्यों, नीचे वाली घात को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो ये हो गया ए पे घात -2। ये कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इन्हीं की वजह से बच्चे गलती करते हैं। तो इन चीज़ों को सीख लोगे तो आप अलजेब्रा की कैलकुलेशन, फिजिक्स में कई बार ऐसी कैलकुलेशन आती हैं उनमें गलतियां नहीं करोगे। अभी जैसे अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात हो तब वो उनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे मान लो ए पे घात 4 और उस पर भी घात लिखा है 5, तब अब इसका मान कितना होगा, ये घात ए पे घात कितनी है 4, उस पर भी कितना हो रहा है 5, तो ये कितनी हो गई 4 पंजे 20। अब इसे देखो ऊपर वाली कैलकुलेशन से करके देखते हैं। अगर जैसे मान लो ए पे घात 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है एक्स का गुणा आपस में 3 बार। अब होता कैसे है, देखो मैंने अभी बताया था कि आधार समान हो। इस पे घात कितनी है 1, इस पे घात कितनी है 1 और इस पे घात कितनी है 1। जब आधार समान हो, तीनों एक्स है और तीनों संख्या किस में है, गुणा में, तो एक आधार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, यानी इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखो ये संख्या, इसे एक संख्या मान लेते हैं और इस पे घात कितनी है 5। ये 20 कैसे आया वो बता रहा हूँ मैं। देखो ए पे घात कितनी है 4, तो ये 5 घात है तो इसे 5 बार लिख लो। ए पे घात 4 गुणा ए पे घात 4 गुणा ए पे घात 4 गुणा ए पे घात 4। अब ये 20 आया कैसे वो मैं बता रहा हूँ। अभी देखो ये सारी संख्या किस में है, गुणा में, पहली कंडीशन सही है। दूसरा क्या है, इनके आधार कैसे हैं, समान, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो एक आधार लिख लेंगे। अब इसका नियम क्या था कि आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20। तो अगर घात के ऊपर घात लगी है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे लिखा है एक्स का स्क्वायर का क्यूब का 4, तो इसका मान क्या होगा, इन सब का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 3 6, 6 चौके 24, तो एक्स की घात कितनी होगी 24। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए, आप इन्हें सीख लोगे तो कैलकुलेशन में गलती नहीं करोगे। और बच्चों को सवाल तो आते हैं मगर वो कैलकुलेशन में आके फंस जाते हैं, तो बीच में ही सवाल छोड़ देते हैं या फिर उनका सवाल गलत हो जाता है और उन्हें लगता है कि मुझे सवाल आता है, मगर उनका सवाल इस तरह से गलत होता है। वो बोलते भी हैं कि मैंने ये सवाल एग्जाम में ऐसे किया और इतना अच्छा हुआ, मगर वो इन छोटी छोटी गलतियों से गलती करके आ जाते हैं। अब देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट, यदि घात समान वाली संख्या गुणा में है तब उनके आधार वाली संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे घात किसी पर समान है, जैसे मान लो x पे घात 2 है और गुणा y पे भी घात 2 है, तो क्या करते हैं, अगर घात समान है, अभी तो आधार समान की बात हो रही थी, अगर घात समान है तो घात एक ही रहने देते हैं और आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो a पे घात 4 है और गुणा b पे घात भी 4 है, तो घात कैसी है इनकी, समान, तो घात तो एक ही रहेगी मगर आधार आपस में गुणा में हो जाएंगे। जैसे ये लिखा है
अब ये कोई संख्या अंडर रूट में लिखी है, जैसे ये। अब अंडर रूट का रूट वैल्यू कितनी होती है? जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ मानते हैं 2। अब इस रूट को हटाने का नियम क्या है? इस रूट को हटाना हो तो हम कैसे हटाते हैं? देखो, यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो 2 मानते हैं, अगर 2 से बड़ी कोई होगी तो वो यहाँ लिखी होगी, जैसे q√3 है तो 3 लिखा होगा, 4 रूट है तो 4 लिखा होगा, 5th है तो 5th लिखा होगा, 6th है तो 6 ऐसे लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो हम मानते हैं 2। अगर हमें ये रूट वाला साइन हटाना है तो क्या करते हैं हटाने के लिए? देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, मानते हैं 2। अब इस संख्या की घात कितनी है? इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रही तो कितनी मानेंगे? 1। इस रूट को हटाने के लिए जो इस संख्या पर घात होती है वो वाली घात को इसके नीचे ले आते हैं तो ये रूट हट गया। अगर कोई संख्या ये है, अभी बोल रहा है कि इसे अंडर रूट में लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा, अभी जैसे मान लो ये ए पे घात लिखा है 1/4। अब इसका 4th रूट बताओ, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो वाली संख्या है वो इसका रूट बन जाएगी 4th, और इसे ए पे घात 1 अंदर लिख देंगे। और घात को अगर किसी संख्या पे 1 घात है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो रूट में लिख गई। अगर रूट से हटाना है तो ऐसे लिखेंगे, और इससे रूट में बनाना है तो ऐसे लिखेंगे। अभी जैसे ये लिखा है तो इस पे ए पे घात कितनी होगी? 1/2। इसी प्रकार बी पे घात कितनी होगी? 1/2। दोनों पे घातें कैसी हैं? समान, तो इन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाए और घात वही रहेगी। अब जैसे बट्टे में लिखी है या भाग में लिखी है, जैसे ए पे घात 1/2 और बी पे घात 1/2, तो घातें कैसी हैं? समान। अगर ये दोनों संख्या भाग में है तो ये संख्या भाग में हो जाएगी और घात सेम रहेगी। और एक और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आधार समान हो और दोनों संख्या आपस में बराबर में हो तो उनकी घातों की तुलना कर देते हैं, तो यहाँ x बराबर y आ जाएगा। जैसे मान लो x पे घात 4 है और यहाँ x पे घात 6 है, तो ये 4 बराबर 6 हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ मान लो 4 पे घात x है, और एक और उदाहरण बता रहा हूँ, और यहाँ 4 पे घात 6 है, तो ये आधार समान है, दोनों संख्या बराबर में है। तो यहाँ अगर आधार समान हो, दोनों संख्या बराबर में लिखी हैं, तो उनकी घातों की तुलना कर देते हैं, तो x बराबर कितना आएगा? 6। तो ये जो मैंने बताए रूल किसी सवाल के लिए पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन इनके बिना सवाल कोई नहीं है, तो इनको एक बार पढ़ लें, नोट कर लें और इस तरह से देख लें, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। आपको सवाल आता है मगर इनके चक्कर में कैलकुलेशन गलत कर लेते हो तो सवाल गलत हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं आगे सवाल बताऊंगा अलजेब्रा के सवाल करना, जो एयरफोर्स, नेवी, SSC, CGL सब के लिए आते हैं, वो उनमें ये चीज़ें कैलकुलेशन करने में काम आएंगी। तो ये अभी तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब सवाल करोगे तब बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, थैंक